28 मई 2023 नई संसद भवन के उद्घाटन का दिन और विनायक दामोदर सावरकर का जन्म दिवस। विवाद यहीं से शुरू होता है। 18 मई के दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक इनविटेशन कार्ड भेजा जिसमें लिखा था कि 28 मई 2023 को दोपहर 12 बजे श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन इस ऐलान के बाद से ही भारत की नई संसद विवादों में आ गई। विपक्ष की दर्जनों पार्टियों ने नई संसद के लोकार्पण समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बजाय नई संसद का लोकार्पण प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वैसे में उन्हें लोकार्पण कार्यक्रम में इनवाइट ना करना ये राष्ट्रपति का अपमान तो है ही, लेकिन एक इशारा ऐसे भी है कि धीरे धीरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को राजशाही के ढांचे में बदला जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़े विवाद की जड़ है सेंगोल। सेंगोल मतलब राजदंड, यानी राजा के द्वारा दिया जाने वाला दंड, सजा और न्याय का प्रतीक। सवाल यह है कि देश में लोकतंत्र है और दंड देने का काम न्यायपालिका का है, जजों का है। वैसे में नई संसद के उद्घाटन में सेंगोल यानी राजदंड के प्रतीक को दोबारा क्यों लाया जा रहा है, जिसे कि आजादी के वक्त त्याग दिया गया था? क्या ये आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के एक लंबे सपने की ओर एक कदम है? क्या है नई संसद के विवाद के पीछे की कहानी? क्या है सेंगोल की कहानी? क्या है भारत की नई और पुरानी संसद का कहानी और इतिहास? जानेंगे आज की इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें भाजपा वीर सावरकर कहकर बुलाती है, तो विपक्षी पार्टियां माफी वीर। सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्षी दल कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में सावरकर का कोई योगदान नहीं था। यहां आपको बताते चलें कि सावरकर की आलोचना उन माफी नामों के लिए तो की ही जाती है जो उन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल में रहते हुए, यानी कि कैदी रहते हुए, ब्रिटिश सरकार को लिखे। लेकिन साथ साथ बहुत से इतिहासकार और लेखकों का मानना यह भी है कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में सावरकर की भी भूमिका थी। यही कारण है कि सरकार के इस फैसले से विपक्ष के साथ साथ महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी भी नाराज रहे। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्हें भवन का नाम सावरकर सदन और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रखना चाहिए। आगे की कहानी को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए इसमें 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारे चैनल के जिंदा रहने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। खैर, ये सावरकर वाला विवाद तो संसद के उद्घाटन की तारीख के ऐलान के 2 दिनों के बाद ही निपट गया, या यूं कहें कि हल्का पड़ चुका था, क्योंकि अब विपक्ष ने मोदी के नए संसद भवन वाले प्रोजेक्ट की एक नई काट निकाल ली। और इस काट की शुरुआत हुई 21 मई 2023 को राहुल गांधी के द्वारा किए गए एक ट्वीट से। राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसी मुद्दे को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लपक लिया और अगले दिन यानी 22 मई 2023 के दिन ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक हैं, वो उद्घाटन करेंगी तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। इसके बाद और विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया और बयानों की बारिश कर डाली। जैसे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत कई विपक्षी दलों ने नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल उठे तो जवाब आना भी स्वाभाविक था। ऐसे में मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने, और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत है जहां कोई विवाद नहीं होता वहां विवाद खड़ा करना। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, पीएम सरकार के प्रमुख होते हैं। पीएम सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिसकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि पीएम किसी एक सदन के सदस्य होते हैं। लेकिन हरदीप पुरी के इस ट्वीट को लपक लिया कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने और जवाब दिया कि संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इन सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। तिवारी ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को भारत का संविधान बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेताओं के लिए हरदीप पुरी का जो जवाब आया वो बड़ा प्रहार था, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को निशाने पर ले लिया। पुरी ने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी और 1987 में राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन बतौर प्रधानमंत्री किया था। अगर कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दलील दी कि संसद के किसी पोर्शन का उद्घाटन करना और नई संसद का उद्घाटन करना दोनों बहुत अलग अलग है। ये तर्क जो राजनीतिक दलों के अपने अपने हैं, लेकिन असल में उस वक्त क्या हुआ था उसे जानना बहुत जरूरी है। दरअसल कई राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि लोकसभा सचिवालय की ओर से प्रकाशित पार्लियामेंट हाउस स्टेट नाम की रिपोर्ट के अनुसार आजादी के बाद जैसे जैसे सांसद और संसद की गतिविधियां बढ़ी,
हाउस में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए संसद भवन एनेक्सी बनाया गया। 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने इसकी आधारशिला रखी थी और उद्घाटन हुआ 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। यानी शिलान्यास राष्ट्रपति ने किया और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने। इसी तरह पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी। भूमि पूजन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज बी पाटिल द्वारा 17 अप्रैल 1994 को किया गया था और इसका उद्घाटन मई 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने किया था। यानी यहाँ ये समझ में आता है कि कांग्रेस या विपक्ष के किसी भी नेता ने इससे पहले किसी भी संवैधानिक संस्थान के एक पार्टिकुलर पोर्शन का शिलान्यास या उद्घाटन किया है। यही कह लीजिए कि या तो शिलान्यास किया है या फिर उद्घाटन किया है, जबकि शिलान्यास या उद्घाटन में से एक राज्यपाल या राष्ट्रपति से भी करवाया गया है। जबकि दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में नए संसद भवन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और अब उसका उद्घाटन भी वही करने जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस नए संसद भवन का शिलान्यास साल 2020 के 10 दिसंबर को हुआ था। उस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, तब उन्हें भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, जिसे लेकर भी खूब सवाल खड़े हुए थे। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि वैसे तो संविधान में कोई तय बात नहीं है कि संसद भवन का उद्घाटन किसके हाथों होना चाहिए, लेकिन जो चीजें संविधान में लिखी हैं उनका इशारा इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है कि किसी भी संवैधानिक संस्थान की शुरुआत राष्ट्रपति से होगी। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान खुद कहता है कि संसद का मतलब केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता, बल्कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनती है। यानी संविधान के तहत जो परंपरा है वो यही कहती है कि संवैधानिक पद को शुरू करने का पहला हक देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति को ही है। और दूसरी बात यह है कि संसद जैसी चीज है जहां पर पक्ष भी बैठता है, विपक्ष भी बैठता है, संसद पर दोनों ही पक्षों का अधिकार है। वैसे में एक ही पक्ष के नेता से संसद का उद्घाटन कराना कितना सही है, जबकि ऐसे मामलों में दोनों पक्षों की आम सहमति के लिए ही राष्ट्रपति की कल्पना की गई है। इसलिए कायदे से संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करते तो अधिक बेहतर होता। हालांकि सरकार इसके लिए कोई बाध्य नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में ना बुलाना पचाने के लायक बात तो नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसी बहुत बड़े कार्यक्रम में राष्ट्रपति को आमंत्रित ही नहीं किया हो और उसका उद्घाटन खुद करके फोटो खिंचवा ली हो। जब साल 2019 में इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति के पास नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर तैयार किया गया, उस वक्त चर्चा थी कि इसकी उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उस वक्त राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, लेकिन इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कर दिया। शिवसेना की ओर से इसका विरोध किया गया कि राष्ट्रपति सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसलिए सैन्य से जुड़े चीजों का उद्घाटन उन्हें ही करना चाहिए। फिलहाल ऐसी कुछ और विवादित चीजों को पीछे छोड़कर हम वापस नए संसद भवन पर लौटते हैं और इसके निर्माण पर नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले जहन में जो सवाल आता है वो ये कि आखिर देश के अंदर जब इतनी भव्य और खूबसूरत ऐतिहासिक विरासत संसद के रूप में मौजूद है तो फिर नई संसद की जरूरत क्या पड़ गई? इतने करोड़ों रुपए क्यों पानी की तरह बहा दिए गए? इसके जवाब में तमाम सरकार के द्वारा तर्क दिए जाते हैं, जैसे वर्तमान संसद में सीटों की कमी होना, बुनियादी ढांचे की कमी होना, सुरक्षा, कर्मचारियों के लिए जगह की कमी होना वगैरह वगैरह। इसलिए नई संसद की जरूरत पड़ी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अब लोकसभा क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ेगी, सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी, इसलिए नई संसद बनाई जा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नया संसद भवन भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। दरअसल दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जिसमें विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी हैं, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया समेत कई ऑफिसेज हैं। इन्हें सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। इस इलाके में बने भवनों को 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जिसके बाद सरकार ने इन्हें रीडेवलप करने का प्लान 2019 में तैयार किया। सालों पुराने बने इन भवनों के निर्माण का जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया। इस प्रोजेक्ट के पीछे जिस शख्स का दिमाग है उसका नाम है विमल पटेल। विमल एचसीपी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट भी हैं। इन्हीं की लीडरशिप में भारत की नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है और लोकसभा सीटों की यह संख्या साल 2026 तक भी सेम रहेगी, लेकिन इसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, फायर ब्रिगेड और सीसीटीवी, ऑडियो और वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हो गई और आग लगने का खतरा भी बढ़ गया। करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था तब उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में आती थी, लेकिन अब ये 4 में आती है। वहीं सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद भवन में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफी भीड़ भी हो गई थी। यही सारे कारण हैं और तर्क हैं जो नई संसद के पक्ष में दिए जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें कि नई संसद पुरानी संसद से कैसे अलग है, तो हम पाते हैं कि सदन में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल यानी कि कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। वहीं पुरानी लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 552 लोग बैठ सकते हैं, जबकि नई लोकसभा में 888 सीटों की क्षमता है। इसके अलावा पुरानी राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जिसे नई संसद में बढ़ाकर 384 किया गया। इसके अलावा नए संसद भवन में सभी सांसदों को अलग अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसमें यानी कि संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी और समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में किया जा रहा है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। अगर सरकार ये समझती है कि हाँ, अब पुरानी संसद से देश चलाना मुश्किल हो रहा है, तो सरकार नई संसद बना सकती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी संसद के साथ साथ पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और प्रतीकों को भी तो नहीं बदला जा रहा, जिन्हें भारत की जनता ने बहुत सालों में जाकर अर्जित किया है। असली विवाद यहीं शुरू होता है। इस नई संसद में सेंगोल को भी रखा गया है। अब आपके मन में होगा कि सेंगोल है क्या। दरअसल सेंगोल यानी कि एक राजदंड होता है। जैसे जब कोई राजा किसी राज्य की सत्ता संभालता है, तब पहला वाला राजा उसे राजदंड भेंट करता है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से कुछ दिनों पहले ही पूछा था कि आप देश की आज़ादी को किसी खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं। इस बात पर नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवदुथुरई अधिनम मठ का होता है। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको ये राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता बदलाव के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। राजगोपालाचारी ने इस मठ के यानी कि थिरुवदुथुरई अधिनम मठ से संपर्क किया। वहां मालूम हुआ कि उनके 20वें राजगुरु यानी कि श्री लाश्री अम्बालावन देश का स्वामीगल बीमार है। दिल्ली से सुदूर उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने के लिए कह दिया। साथ ही ये भी कहा कि इस बार राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभार दी जाए। इस तरह राजदंड बनकर तैयार हुआ और नेहरू द्वारा भेजे गए विशेष विमान से उसे दिल्ली लाया गया। 14 अगस्त 1947 के दिन यानी कि रात को 11:45 यानी कि आज़ादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के गीतों को गाया, उनके भजनों को गाया और फिर उसे नेहरू को भेंट किया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख लगाकर माला पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद पूरा किया। आखिरी पंक्तियां थी अदरियागल वेनिल अरसलवार अनाई नमथे, यानी हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। इस सेरेमनी के बाद कभी सेंगोल यानी कि राजदंड का प्रयोग नहीं किया गया। इसे ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया गया। तब से वे यहीं पर था। लेकिन ताजा मामला यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि आज़ादी के बाद अब तक सेंगोल भारतीयों के सामने क्यों नहीं लाया गया। सेंगोल को शाह ने अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता आने का प्रतीक कहा और बताया कि पीएम मोदी को जब इस परंपरा की जानकारी मिली तो गहन चर्चा विमर्श के बाद उन्होंने सेंगोल को संसद में स्थापित करने का फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त अगर इस मध्यकालीन परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, जब राजा होते थे, राजशाही होते थे, लेकिन जब लोकतंत्र आया, देश आज़ाद हुआ, जब जनता का शासन आया, तब इसे त्याग दिया गया, तो अब इसे क्यों लाया जा रहा है? ये किस चीज़ का प्रतीक है? क्या ये एक खास धर्म को रिझाने के लिए ही किया जा रहा है, या भारत को अब राजशाही मानकर शासित किए जाने की इच्छा भारत के प्रधानमंत्री के मन में पैदा हो चुकी है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये कहानी थी नई संसद को लेकर चल रहे विवाद की, सेंगोल की, राजदंड की, एक प्रधानमंत्री के राजा बनने की ख्वाहिश की। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो भी लाइक कर दीजिए। कितना ही वक्त लगेगा आपको, इसमें आपके कुछ सेकंड जाएंगे, लेकिन हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।